बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। अगर आप ड्राउनी कहानी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जो बड़ी उम्मीद लेकर मंडी गया था, इस उम्मीद पर कि मुझे कोई कम कीमत वाला जानवर मिल जाएगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं रकम इतनी थोड़ी लेकर गया था कि मुझे कोई गाय तो दूर की बात है बकरा भी ना मिल सका। बड़ा ही मायूस उदास चेहरा लिए मैं वापस शहर की तरफ लौट रहा था। पूरा दिन ख्वारी में गुजरा, भूखा प्यासा, अब कदमों से चला भी ना जा रहा था। ऊपर से जो रकम जेब में थी, इस पर भी सर पे खौफ सवार था कि कहीं कोई मुझसे छीन कर ना ले जाए। जब भी तो मैंने कोई टैक्सी रिक्शा वगैरह ना करवाया था, 1000-1500 तो वही मांग लेते। पैदल इस वीरान रास्ते से होता हुआ घर की तरफ जा रहा था, जब अचानक ही मुझे इस सुनसान जगह पर झाड़ियों के पीछे एक गाय चढ़ती हुई दिखाई दी। इस वीरान जगह पर ये गाय देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया था। बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। भले मैं इसके कोई रस्सी भी ना थी। भला कोई अपनी गाय यहाँ छोड़ सकता है, वो भी मोटी ताज़ी नहायत ही खूबसूरत। इसे हाँकता हुआ मैं अपने साथ ले आया। जिसकी भी होगी वो ज़रूर पीछे आ जाएगा। मैं जो खाली हाथ घर जा रहा था, लेकिन अब मेरे साथ एक गाय थी, बड़े ही मासूम और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, मोटी ताज़ी। मैं दिल ही दिल में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा रहा था। फिर जैसे घर पहुंचा, बच्चों ने खुशी से नारे लगाए थे, लगता है अब्बा को गाय मिल गई। मेरी बेटी कहने लगी, अब्बा इतनी कम कीमत में गाय, हैरत की बात है। अब मैं गड़बड़ा गया। इन्हें कैसे बताता कि ये तो मुझे इस वीराने में मिली है, मैंने अपने पैसों से इसे थोड़ी खरीदा है। लेकिन जैसे ही मैंने पैसे निकाल कर बीवी के हाथ पर रखे तो वो हैरान रह गई। कहने लगी, जी गाय नहीं खरीदी तो कहाँ से इसे ले आए हो? चोरी करके तो नहीं लाए? इसकी आंखों में शक था। मैं कहने लगा, नेक वक्त बताता हूँ, पहले थोड़ी तसल्ली तो कर लो। फिर जब मैंने इन सबको बताया कि ये मुझे एक वीरान जगह पर मिली है, तो किसी को भी यकीन नहीं आया था। मेरी बेटी सारा कहने लगी, अब्बा ये तो आपको खूब मुनाफा देगी, कल वैसे भी आपके पास कोई जानवर नहीं था, इसे ही ज़िबा कर लेना। मैंने इसकी बात पर सर हिला दिया था, फिर बड़े प्यार से इसकी पुष्ट पर हाथ फेरने लगा। अब दिल ही दिल में अच्छे अच्छे ख्वाब देखता मैं गहरी नींद में सो गया था। लेकिन अचानक ही मुझे एक अजीब सा ख्वाब नजर आया, जैसे मैं एक अंधेर नगरी से गुजर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अचानक एक नकाबपोश औरत मुझे अपने सामने खड़ी दिखाई दी। मैं इसके करीब से गुजरने लगा तो इसने मुझे आवाज़ देकर रोका, रहमान, मेरी अमानत तेरे पास है, इसे ज़िबा ना करना, याद रखना, इसका खूब ख्याल रखना। जी कहते ही अचानक वो अंधेरे में जाकर गायब हो गई। मैं पागलों की तरह इसे तलाश कर रहा था, लेकिन इसका वहाँ कोई नामो निशान भी नहीं था। एकदम से पसीने में भीगा वजूद लिए मेरी आँख खुल गई थी। मेरा सांस फूला हुआ था। मुझे जीव घबराया हुआ देखकर बीवी भी जाग गई। कहने लगी, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं इसे कहने लगा, हसीना, मैंने एक ख्वाब अजीब सा देखा। ना जाने कोई अजनबी औरत अपनी किसी अमानत का तस्करा कर रही थी। अब मैं दोनों हाथों में अपना सर पकड़े बैठा था। मेरी बीवी कहने लगी, अरे ऐसे ही कोई ख्वाब नजर आया होगा, खाम खा वहम अपने दिल में ना पाले, सो जाए। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार इस औरत की आवाज़ मेरे जहन में गूंज रही थी। मेरा नाम रहमान है, मैं पेशे से एक कसाई था। पहले मेरा कारोबार खूब चल रहा था। मैं मंडियों से या फिर किसी गांव गोट से मोटा ताज़ा जानवर लेकर आता और फिर इसे ज़िबा करके अपना कारोबार चलाता। लेकिन कुछ अरसे से ना जाने मेरी दुकान को किसकी हसद बड़ी नज़रें खाने लगी कि मैं जो भी गोश्त लेकर आता वो सड़ जाता था या फिर किसी बूढ़े जानवर को लेकर आ जाता। मेरी नज़र कभी इतनी कमज़ोर ना हुई थी, लेकिन अब औलाद जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। बड़े बेटे उस्मान को मैंने बड़ी मुश्किल से कॉलेज में पढ़ा लिखा कर इसे एक अच्छा मुस्तकबिल लेना चाहता था, लेकिन वो अभी तक बेरोज़गार था, कोई भी नौकरी इसे ना मिली थी। तो छोटी बेटी सारा ही इंटर का इम्तिहान पास करके अब शादी के लायक हो चुकी थी। दोनों को अच्छा मुस्तकबिल देने की ख्वाहिश मेरे दिल में थी, लेकिन मैं क्या जानता था कि जब मेरी आज़ादी और खुशहाली के दिन आएंगे तो मुझ पर ये परेशानी आ जाएगी। लोग मेरे गोश्त पर एतराज़ करने लगे। रहमान कसाई का गोश्त नहायत ही बदजायका पकता है। मैं गोश्त करता, लेकिन जो भी मेरा गोश्त लेकर जाते वो यही कहते कि तुम्हारे गोश्त से अजीब सी बू आती है, कहीं तुम मुर्दा जानवर का गोश्त तो नहीं सेल करते। ये बातें सुनकर मुझे और भी रोना आता था। आज तक मैंने कभी हराम की कमाई का सोचा भी ना था।
हाँ, शहर में रहने वाले दूसरे कसाई ऐसी हरकतें ज़रूर करते थे। जब मैंने अपनी परेशानी का ज़िक्र बीवी के सामने किया, तो वो कहने लगी कहीं किसी ने हम पर कुछ करवा तो नहीं दिया। आपको पता है इस शहर में हमारे कितने रिश्तेदार रहते हैं, किसी की भी हसद बड़ी नज़रें हमारे घर को खा सकती हैं। अब मैं अपनी बीवी को कैसे कहता कि कब वक्त बदल जाए, कुछ पता नहीं होता। कल हमारे अच्छे दिन थे, आज बुरे। ये सब अल्लाह ताला की आजमाइशें हैं और हमें इन पर पूरा उतरना है। बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी ने एक कमेटी डाली थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं करीबी मंडी जाकर एक मोटा ताज़ा जानवर खरीद कर लाता हूँ। ऐसे में लोग ताज़ा गोश्त देकर खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या जानता था कि इस अरसे में मंडी का भाव आसमानों को छूने लगा है। जब ये तो इतनी कम कीमत में मुझे कोई जानवर नहीं मिला था, लेकिन जब ये गाय रास्ते में मिली तो मैं इसे घर ले आया। दूसरे दिन बच्चे कहने लगे अब्बा इसे ज़िबा कर लें, लेकिन मैंने इनकार किया। ना जाने क्यों मैं इस ख्वाब की वजह से परेशान था। फिर मैंने इसे गली में बांधा तो अचानक भी वहाँ से गुजरता एक बूढ़ा दरवेश मुझे देखकर रुका और कहने लगा ये गाय बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन इसे कभी भी ज़िबा ना होना करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक कसाई हो। इसकी बात नहीं मुझे हैरान कर दिया था। तो वो कहने लगा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये गाय हामिला है। मैं हैरत से आंखें फाड़े इस दरवेश को देख रहा था। शुक्र था कि मेरे खुदा मुझसे ये गुनाह नहीं हुआ कि मैं किसी हामला गाय को काट देता। जब मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई तो वो खुशी से कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है कि ये हामिला है, शुक्र है हम इससे कोई ऐसा गुनाह नहीं हुआ, अब हम इसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मैं अजीब मायूसी की कैफियत में मुब्तला था। सोच रहा था कि इस गाय का खर्चा कैसे पूरा करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास एक भी जानवर नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी किताब की दुकान बंद होने वाली है। अगर दुकान बंद हो जाती तो घर में फाके शुरू हो जाते और मैं कोई दूसरा जानवर भी खरीदने की पोजीशन में नहीं था। सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। गाय को अच्छी खुराक की ज़रूरत थी क्योंकि वो हामिला थी, अनकरीब बच्चों को जन्म देने वाली थी। मेरी बीवी कहने लगी अगर इस गाय को बच्चे हुए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। देखो अभी तक इसका कोई मालिक भी नहीं आया है। मैं भी सोच रहा था कि अगर इसका कोई मालिक होता तो वो ज़रूर इसे लेने के लिए आ जाता, इसलिए मैं इसका बहुत ख्याल रख रहा था। लेकिन जाने इसे क्या हुआ कि पूरी रात वो बोलती रहती थी जैसे किसी चीज़ को देखकर डर रही हो। इसके हमर में अभी पूरे 3 महीने रहते थे। मैंने 3 महीने तक इसकी खूब खिदमत की। वो इस कदर मोटी ताज़ी हो गई कि लोग इसकी तारीफ़ करते। हालांकि इसको पालने में घर में मौजूद जमा पूंजी भी ख़त्म हो चुकी थी और मेरे पास कोई काम भी नहीं था। दुकान भी बंद होने के करीब थी। जहाँ एक तरफ पूरे शहर में मेरा नाम मशहूर था, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे भूलने लगे थे और ये बात मेरे लिए बहुत तशवीश का बाइस थी। लेकिन एक रात जब वो तकलीफ से कराह रही थी तो मेरी आँख खुल गई। मैं समझ गया कि वो हामिला गाय बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं जैसे ही उठकर बाहर आया, मैंने इस बाड़े में कदम ही रखा था कि अचानक मेरी आँखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। मैंने देखा 4 लंबे चौड़े आदमी जो अजीब से लग रहे थे, जिनकी मेरी तरफ पीठ थी। वह इस गाय को बच्चा पैदा करवाने में मदद दे रहे थे। मैं भी इनके पास जाना चाहता था, इसीलिए मैं इनके पास गया और इनसे कहने लगा आप लोग कौन है और इस गाय के पास क्या कर रही हैं। तभी उन्होंने मुझे इशारे से खामोश रहने को कहा। मैंने देखा वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। फिर देखते ही देखते गाय ने 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही बड़े मोटे मोटे ताज़े और खूबसूरत थे। मैं हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था कि वो चारों इस गाय के मालिक हैं। फिर मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा था। उन्होंने गाय की रस्सी खोली और इनके बच्चों को हाथों में उठाया और अपने साथ लेकर चलते बने। मैंने पीछे से आवाज़ देकर रोकना चाहता था, पूछना चाह रहा था कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या वो इस गाय के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया। अचानक ही मेरे दिल पर मायूसी छा गई। दिल में परेशान होने लगा कि सब उठकर बच्चों और बीवी को क्या जवाब दूंगा। बीवी जो बड़ी आज से इस गाय को पाल रही थी कि कल को इसके बच्चे होंगे तो हमें फ़ायदा हासिल होगा, गाय दूध भी देना शुरू कर देगी। लेकिन अब मैं इस गाय समेत इसके बच्चों से भी महरूम हो गया था। सुबह जैसे ही बीवी की आँख खुली तो इसने गाय को गायब देखा। इसने झुंझोड़ कर मुझे उठाया था। उठ जाए, कुछ मालूम भी है, गाय को ना जाने कौन ले गया है। मैंने अपनी आंखें मसलियों पुरसुकून अंदाज में बैठ गया।
फिर अपनी बीवी से कहने लगा इसके मालिक इसे अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगी कौन थे वो, कहाँ से आए थे, आपको पूछना तो चाहिए था, ऐसे कैसे इसने हमारी मेहनत को ज़ाया कर दिया। हमने इस गाय का ख्याल रखा और जब फल खाने का वक्त आया तो वो इसे लेकर चलते बने। तो मैं अपनी बीवी को समझाते हुए कहने लगा कि वो इनकी ही गाय थी, ज़ाहिर है हमारा इस पर कोई हक नहीं था। ये सुनकर बीवी खामोश हो गई, लेकिन इसके चेहरे पर मायूसी थी। बेटी भी कहने लगी अब्बा आपने इतनी मेहनत की, अब दुकान पर बिल्कुल ठप हो गई है। फिर मेरा बेटा कह रहे थे हम मुर्गियों का कारोबार कर लेते हैं जब तक बड़ी रकम जमा नहीं हो जाती। ये बात मेरे दिल पर भी लगी, लेकिन मुर्गियों के कारोबार के लिए भी अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। दिन ब दिन मायूसी मुझ पर सवार होती जा रही थी। आगे बकरा ईद भी आने वाली थी। ये था कि बकरा ईद के सीज़न में मेरा कुछ काम चढ़ जाता था, क्योंकि मैं एक कसाई था, इसलिए लोग मुझे दौड़ते दौड़े बुलाने के लिए आ जाते थे। कुछ तो पहले ही बुकिंग करवा लेते थे। बकरा ईद में 2 दिन बाकी थे। जब एक रात एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया। वो कहने लगा आपका नाम रहमान है। मैंने हाँ में सर हिलाया तो कहने लगा आप ही कसाई हैं ना, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। दरअसल हमारी बस्ती में दूसरे ईद को बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी है, अगर आप वहाँ पर आ सकें तो पूरा दिन काम करना होगा, लेकिन आपको उजरत बहुत अच्छी दी जाएगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया कि अच्छा है, इधर उधर अखबारी नहीं करनी पड़ेगी, पूरा दिन एक ही जगह पर लग जाए। जो मैंने इससे बात पक्की कर ली थी। फिर पहला दिन भी तो कोई ख़ास काम ना मिला। हाँ ये था कि चंद पैसे हाथ आ गए थे, लेकिन ईद के दूसरे दिन वही जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि वो आदमी पुरानी आएगा। ज़ाहिर है मुझे इसकी बस्ती के बारे में मालूम नहीं था। फिर जैसे सुबह 6 बजे अचानक ही दरवाज़ा बजने लगा। मैंने देखा वो नकाबपोश आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो मुझे अपने साथ लेकर चलता बना। मैंने अपनी बीवी और बेटी से कह दिया था कि मैं शाम को आ जाऊंगा, घर मेरा इंतज़ार ना करना। यूँ अल्लाह का नाम लेकर मैं इसके साथ चल पड़ा। वो अजीब रास्ते पर लेकर जा रहा था। ये एक सुनसान बयानवार रास्ता था। यहाँ से मेरा अक्सर कभी गुजर होता था जब मैं मंडी जानवर खरीदने जाता था, लेकिन मैं हैरान था कि ये मुझे किस बस्ती में लेकर जा रहा था। मैं बार बार इससे पूछता कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो कहता कि बस थोड़ा सा सफ़र बाकी है। यूँ करते करते मुझे 1.5 घंटा हो गया। 6 बजे घर से निकला था, 8 बज गए, लेकिन ये एक फैरान जंगल में मुझे लेकर गया था। लेकिन जैसे ही मैंने नज़र उठा कर देखा तो भुनचक्का रह गया। इस जंगल में भी एक छोटी सी बस्ती मौजूद थी, जिसके घर बहुत ही खूबसूरत और तरतीब से बने हुए थे। फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा हालनुमा घर था, जिसमें सारे जानवर बंधे हुए थे। इस बस्ती के लोगों ने खूबसूरत लिबास पहन रखे थे, जैसे वो सब मेरे आने का इंतजार कर रहे हो। तभी वो एक आदमी के पास लेकर गया और कहने लगा यही वो कसाई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। वो मुझे सर से पाँव तक क्यों देख रहा था, जैसे मुझे पहले से जानता है, हालांकि मैं इस बस्ती के किसी भी आदमी को पहले से नहीं जानता था। फिर वो कहने लगा ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो, अपने माहिर हाथों का इस्तेमाल करते हुए देखो। जहाँ हमारे बारे में सारे जानवर मौजूद हैं, लेकिन जो ज़िबा करने वाली जानवर है वो एक तरफ है और बाकी जानवर हमारे पाले हुए हैं, इसलिए तुमने इनका खास ख्याल रखना है। मैंने हाँ में सर हिलाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने काम का आगाज़ कर दिया। मैं जिस जानवर ज़िबा करके इनका गोश्त बनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैंने देखा इस बस्ती के लोग अच्छे खासे अमीर थे। जैसे जैसे मैं गोश्त बना रहा था वैसे वैसे वो लोग गोश्त को पका रहे थे। बड़ी बड़ी देगों में इस गोश्त की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन दर हकीकत मैं बहुत थक चुका था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी एक दिन में इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। अभी मैं थक कर बैठा ही था कि अचानक ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब मैंने सामने बाड़े में खड़ी इसी गाय को देखा जिसे 6 महीने तक मैंने खुद अपने हाथों से पाल पोस कर ज़िंदगी की तरफ लौटाया था। क्योंकि वो गाय जब मेरे पास आई थी तो वो बहुत बीमार थी, लेकिन आज इसे यहाँ खड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या वो गाय इन्हीं लोगों की थी जो गलती से हमारी तरफ आ गई थी। अब मैंने देखा वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे पहचान गई हो। न जाने क्यों मुझे इसे देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इसके साथ ही 2 छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे, यकीनन वो इसी के थे जो इसने पैदा किए थे। शाम तक मैं थकन से चूर हो गया था। फिर इसी आदमी ने मुझे बुलाया जो इस बस्ती का बड़ा मालूम होता था। इसने एक शापर में लिपटे नोट मुझे थमाए, जो अच्छा खासा भारी महसूस हो रहा था। मैंने बगैर गिने इनका शुक्रिया अदा किया।
फिर वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, आगे आते जाते रहना, तुम एक अच्छे इंसान हो। अपनी तारीफ पर मैं मुस्कुरा दिया था। अब मुझे परेशानी ये थी कि मुझे वापसी जाने का रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए मैं इस आदमी से कहने लगा, अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकलवा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। तो वो कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी इसने एक आदमी को बुलाया और इसके कान में कुछ कहने लगा। तभी एक दूसरी औरत ने मुझे हाथ में कुछ पकड़ाया था। मैं हैरान रह गया, ये तो इनका बकाया हुआ वो लजीज गोश्त का सालन था। जब वो लोग देग में पका रहे थे मैंने इनका शुक्रिया अदा किया, वो तो मेरी सोच से भी अच्छे साबित हुए थे। अब मैं इस आदमी के साथ इस बस्ती से बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही भी सड़क पर आया तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने ही मेरा इलाका था। मैंने जैसे ही पलट कर इस आदमी से पूछना चाहा कि मैं वापसी पर मैं तो इतने घंटे में पहुंचा था, लेकिन अभी इतनी जल्दी कैसे अपने इलाके में पहुंच गया, तो मेरे हाथों के जैसे तोते उड़ गए थे, क्योंकि इस आदमी का कोई नामो निशान ही नहीं था। वो पहले ही यहाँ से गायब हो चुका था। अजीब सी सूरत हाल में मैं गिरफ्तार। अब मैं घर आ गया था। मेरी बीवी और बेटी मेरा इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही मैं वो रकम गिनने लगा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो रकम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा थी। मेरी बीवी बार बार पूछ रही थी कि पूरा दिन कैसा गुजरा, लेकिन मैंने इसे कुछ भी ना बताया, बल्कि इस बस्ती में जो गोश्त मुझे इस औरत ने दिया था वही अपनी बेटी को दे दिया। वो मेरे लिए खाना निकाल कर लाई। हम सारे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मेरा बेटा कहने लगा, अरे अब्बा, इतना लजीज गोश्त मैंने आज तक नहीं खाया, कसम से। अब कहाँ गए आप कहाँ गए थे? आखिर लोग कौन लोग थे जो मुझसे सवाल पे सवाल कर रहा था, जबकि मैं खामोशी से खाना खा रहा था, क्योंकि मेरी जेब इंतहाई भारी हो चुकी थी। आधी रकम तो मैंने बीवी के हाथ पर रख दी थी, लेकिन आधी अभी भी मेरी जेब में थी। इस आदमी ने मुझे इतने पैसे क्यों दे दिए? इतने पैसे तो मैं एक महीने में कमाता था। जो ईद भी गुजर गई, लेकिन ये ईद मेरे लिए बहुत अच्छी गुजरी थी। थोड़े से पैसे मेरे पास जमा थे। मैं अपने बेटे से कहने लगा, हम मुर्गियों का काम भी शुरू कर देते हैं। बड़ा जानवर खरीदना हमारे बस की बात नहीं। यूँ हम दोनों बाप बेटे ने मुर्गियों का काम शुरू कर दिया। मेरा बेटा हिचकिचाते हुए कहने लगा, अब्बा, शहर के लोग बातें बनाएंगे, कहा आप इतने बड़े कसाई और अब मुर्गी का गोश्त फरोख्त करेंगे। तो मैं कहने लगा, बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हालात सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने इसे खामोश करवा दिया था। अब मैं तनदेही से अपना काम करने में जुटा था। लेकिन एक दिन बेटा अपनी नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू देने गया हुआ था। मैं दुकान पर अकेला ही बैठा था। अजीब सा दिल हो रहा था, क्योंकि जो मेरे बराबर में दुकान थी वो बड़े का गोश्त फरोख्त करते थे। इनका कारोबार खूब चल रहा था। वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे थे, जबकि मैं हज़ारों रुपए भी नहीं कमा सकता था, क्योंकि मैं एक छोटा कसाई बन गया था। कहाँ मैंने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि मेरा अपना बड़ा हो, मेरा बड़े शहर में कारोबार हो, लेकिन अब सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। लेकिन एक दिन मैं दुकान पर बैठा था, जब एक आदमी आया और कहने लगा, तुम्हारा 4 आदमी पूछते आ रहे फिर रहे हैं, ना जाने वो कौन है। कह रहे थे कि हमें रहमान किसाई से मिलना है। मैं भी हैरान हुआ कि आखिर वो कौन है। मैं शाम तक इंतज़ार करता रहा कि हो सकता है कि मेरा पूछते पूछते वो मेरी दुकान पर आ जाए, लेकिन वो लोग नहीं आए। सब ने ही दुकान बंद कर दी थी। मैं अकेला ही अपनी दुकान पर बैठा था। आज मेरा दिल बड़ा उदास हो रहा था। दर जाने को दिल ही नहीं चाहता था, क्योंकि बीवी ने सुबह कहा था कि बेटे के रिश्ते वाले आएंगे और इसके लिए मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जब मेहमान आते तो अच्छा खासा खर्चा भी होता था। जबकि मेरे घर तो रिश्तेदारों ने भी आना जाना छोड़ दिया था। सबको ही मालूम था कि मेरे घर के हालात ठीक कैसे हैं। अभी मैं दुकान बंद करने की सोच ही रहा था, जब मुझे दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो तादाद में 4 थे। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन अजी वो 4 आदमी हैं जो पूरे शहर में मेरा पूछते फिर रहे थे। फिर जैसे ही वो मेरी दुकान पर आए तो मैं हैरान रह गया। मैं इन्हें पहचान गया था। वो कोई और नहीं बल्कि वही थे जो अपने साथ वो गाय लेकर चले गए थे। लेकिन आज वो मेरे पास क्यों आए हैं? तभी उनमें से एक आदमी बड़े पुरस्कार अंदाज में कहने लगा, हमें तुमसे काम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं इनसे पूछ रहा था। तुमने ही हमारे गाय को 6 महीने तक अपने पास रखा था, इसे पाला पोसा, इसका ख्याल रखा, इसीलिए इसके बारे में हमें तुमसे कुछ पूछना है। अब मैं थोड़ा घबरा गया, ना जाने वो मुझसे क्या पूछने वाले थे, क्योंकि दोबारा वो गाय मेरे पास नहीं आई थी।
मैं कहने लगा कि आप मुझसे कोई खता तो हो गई है। तो वो दूसरा आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा, नहीं नहीं घबराओ मत, तुमसे कोई जुर्म नहीं हुआ, बल्कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। यूँ समझो कि आज तुम्हारे लिए खास बहुत खास दिन है। अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन ये रास्ता तो मेरा जाना पहचाना सा था। मुझे हैरत हुई ही मुझे इसी रास्ते पर लेकर जा रहे थे जहाँ पर मैं एक बार बकरा ईद पर गया था गोश्त बनाने के लिए और कुर्बानी करने के लिए। अब मैं इस रास्ते को पहचानने लगा था, शायद ये मुझे इसी बस्ती की तरफ लेकर जा रहे थे। देखते ही देखते जंगलों से होते हुए वो खौफनाक रास्ता शुरू हो गया जो इस बस्ती की तरफ जाता था। लेकिन मैंने देखा इस बस्ती के सारे लोग जैसे मेरे इंतज़ार में थे। तभी वो मुझे एक बड़े से घर में लेकर चले गए जहाँ पर एक बड़ा सा हजूम जमा था। फिर उनमें से एक आदमी कहने लगा, सरदार यही वो शख्स है जिसने हमारी गाय का ख्याल रखा। हमारी कीमती गाय अगर हो जाती तो शायद अगर गुम हो जाती तो शायद हम कभी वो मुकाम हासिल ना कर पाते कि देखें हम इसे लेकर आए हैं। हम इन सब को देखकर मैं घबरा गया था क्योंकि इन सब की निगाहें मुझ पर टिकी थी। तभी सरदार कहने लगा, वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ मेरे पास। मैं इसके पास गया तो इसने मुझे अपने बराबर में बिठा लिया और कहने लगा, तुम तो वाकई ही एक नेक इंसान हो। अगर कोई भी हमारी गाय को देखता और ख़ास तौर पर अगर वो कसाई होता तो कभी भी इसे ज़िबा करने से बाज ना आता। लेकिन तुम बहुत अच्छा किया क्योंकि हमारी गाय बच्चे देने वाली थी और तुमने इसे ज़िबा ना करके हमारा दिल खुश कर दिया। मैं घबरा कर कहने लगा, सरदार मैं इसे कैसे ज़िबा कर सकता था क्योंकि वो हामिला थी। मैं एक कसाई ज़रूर हूँ लेकिन गुनाहगार आदमी नहीं। वो सब मेरी तारीफ़ करने लगे। वह हैरान था कि वो गाय इनके लिए इतनी ख़ास क्यों है। तभी वो सरदार कहने लगा, ठीक है अब तुम्हें हम एक इनाम देंगे। दरअसल वो हमारी गाय है जो हर 3 महीने बाद हामिला हो जाती है। उसने अभी तक 100 के करीब बच्चे जन्म दिए हैं। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि हमारी बस्ती इसी गाय की वजह से आबाद है क्योंकि वो हमारी जिन्नाती गाय है। ये सब सुनकर मैं खौफ से थर थर काँपने लगा। मुझे इनकी हैरत अंगेज़ बातों पर खौफ महसूस हो रहा था। मेरे चेहरे पर खौफ महसूस करके वो सरदार कहने लगा, घबराओ मत, तुम इस वक्त जिन्नात की बस्ती में मौजूद हो और वो हमारी जिन्नात की गाय थी जो गलती से इंसानों की दुनिया में चली गई थी। यूँ समझो कि अगर वो गाय किसी दूसरे इंसान के हाथ लग जाती और अगर इसे वो ज़िबा कर देता तो हमारे बच्चे भूखे मर जाते, हमारी बस्ती बर्बाद हो जाती। लेकिन तुमने इसे अपने पास रखा और इसके बच्चों की पैदाइश का इंतज़ार किया। तुम सच में ये एक बड़े दिल वाले इंसान हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। तभी उसने अपने एक जिनजाद को वो तोहफा लाने को कहा था, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा हूँ। मैं हैरत से आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। तभी सामने से वो जिनजादा आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ एक गाय का छोटा बच्चा भी था। फिर वो गाय का बच्चा इस जिन्नात के सरदार ने मुझे दिया और कहने लगा, आज से ये जिन्नाती गाय का बच्चा तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। याद रखना ये हमारे जिन्नाती गाय की खास निशानी है। यूँ समझो कि ये इसकी जगह पर तुम्हें इनाम मिला है। अब इससे कैसे फ़ायदा उठाना है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन बस तुमने इसे बड़ा करना है और इसके हामला होने का इंतज़ार करना है। फिर देखना तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। मैं खुश हो गया था। मुझे अभी तक अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने इस सरदार का शुक्रिया अदा किया और इस गाय के बच्चे को लेकर घर आ गया। मेरी बीवी और बेटी हैरान थी क्योंकि ये गाय का बच्चा बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो गाय हमारे घर आई थी। मेरी बीवी कहने लगी, पहले इसे जवान करोगे फिर आकर वही वापस लेकर जाएंगे, क्या फ़ायदा है, तुम्हें इसे लाना ही नहीं चाहिए था। तो मैं अपनी बीवी से कहने लगा, नहीं वो नहीं लेकर जाएंगे, उन्होंने मुझे ये इनाम दिया है। मैंने अपनी बीवी से ये नहीं कहा था कि वो एक जिन्नाती गाय थी जो गलती से हमारी दुनिया में आ गई थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था कि ज़रूर इस गाय के बच्चे में ख़ास बात होगी, तभी तो इस जिन्नात के सरदार ने मुझे ये तोहफे में दिया है। अब मैं इसका हर तरह से ख्याल रखने लगा। मैंने अपनी पूरी दुकान की जिम्मेदारी बेटे के ऊपर डाल दी थी, लेकिन वो ये कसाई का काम नहीं करना चाहता था। मैंने इसकी मिन्नत समाजत की कि वो सिर्फ कुछ अरसा तक ये काम कर ले, इसके बाद हमेशा के लिए ये काम छोड़ दे। अब मैं बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा था। मुझे इस जिन्नात के सरदार की बात अच्छी तरह याद थी जिसका कहना था कि इसकी गाय ने अभी तक 100 के करीब बच्चे जन्म दिए हैं क्योंकि वो इनकी बहुत ख़ास गाय है। इसका मतलब है कि ये बच्चा भी बहुत ख़ास है। जी भी मुझे ज़रूर बहुत नफ़ा देने वाला है। मैं इसे पालने में पागल हो गया था।
भले ही घर में खाने का कुछ होता, लेकिन इसके लिए अच्छे से अच्छा चारा और बेहतरीन ग़िज़ा फ़राहम करने की कोशिश कर रहा था। रातों को बार बार उठकर इसे देखता कि कहीं इसे कोई खोल कर ना ले जाए। मैं इसके पास ही सोने लगा था। मेरी बीवी कहने लगी, इतना पागलपन ठीक नहीं, तुम्हें ना जाने क्या हो गया है। लेकिन मैं जैसे बिल्कुल अंधा बहरा हो गया था। इस बच्चे को पालने में मैंने अपनी सारी कसर निकाल दी थी। जिस तेजी से वो जवान हो रहा था, इसे देखकर सारे मोहल्ले पड़ोस के लोग हैरान थे। कहने लगे, अरे इतना खूबसूरत गाय का बच्चा कहाँ से लाए हो। लेकिन मैंने ये राज किसी को नहीं बताया कि ये एक जिन्नात की बस्ती का जानवर है जो कि इस दुनिया से बहुत अलग है। ये मुझे क्या फ़ायदा देने वाला है, ये तो मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं इस पर खूब मेहनत कर रहा था। अब वो खूब जवान हो गया था। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इधर मेरी बीवी बेटी की शादियों की तैयारियां कर रही थी। लेकिन मैंने कुछ वक्त मांग लिया था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि इनसे 6 महीने का वक्त मांग लो, ताकि मैं अपनी बेटी को बहुत शानदार तरीके से रिक्शत करूं। मैं इसे बहुत सारा जहेज देना चाहता हूं। मेरी बीवी मुंह बनाकर कहने लगी, मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कि तुम अपनी बेटी के लिए कोई जहेज बनाओगे। तुमने तो जितना भी बचा रखा था सारा इस गाय के बच्चे पर खर्च कर दिया। अब तो ये मुकम्मल गाय बन चुकी है, ना जाने कब हमें इससे फ़ायदा हासिल होगा। मैं इसे कहता कि ऐसा ना कहो, देखना वो दिन भी आएगा जब ये गाय हमें ऐसा फ़ायदा पहुंचाएगी कि एकदम से हमारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे पूरा यकीन था, लेकिन मैं क्या जानता था कि इससे पहले ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी। जब एक रात मैंने इसे गली की नुक्कड़ पर बांधा और खुद अंदर आ गया, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो वो गायब थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं पागलों की तरह इसे इधर उधर तलाश कर रहा था, लेकिन इसका कहीं नामो निशान भी ना मिला। अब मुझ पर हर तरफ मायूसी के बादल छा गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ चोरी हो गई है। कोई मुझ पर नज़र रख रहा था। मेरी इस गाय पर वो इसे खोल कर ले गया है। अब मैंने मोहल्ले पड़ोस के लोगों से भी पूछ लिया, लेकिन कहीं भी मुझे कोई पता ना चल सका कि आखिर इसे कौन लेकर गया है। कोई चोर था जो इस पर कई दिनों से नज़र रख रहा था। न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरी बेटी और बीवी तसल्ली देने लगी कि जाने वाली चीज़ थी, चली गई, अब आप दिल पर ना लें। लेकिन मैं कैसे दिल पर ना लेता। मैंने इस पर बड़ी मेहनत की थी। 3 दिन ऐसे गुजरे, मैंने खाने का एक नवाला भी ना खाया था। बार बार मेरे जहन में की बात आ रही थी कि इस सरदार ने मुझे कहा था कि ये जिन्नात की गाय तुम्हारी किस्मत बदल देगी। लेकिन वो गाय मेरी किस्मत से बहुत दूर जा चुकी थी। लेकिन जब एक सुबह मैं उठा तो मुझे अचानक घर के दरवाजे से इसके बोलने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरे मुंह से खुशी के मारे चीख निकली थी, क्योंकि मेरी गाय दरवाजे पर खड़ी थी। कोई इसे जैसे लेकर गया था ऐसे ही छोड़ गया था। मुझे अपनी आंखों पर ये यकीन नहीं आ रहा था। मैं इसे प्यार से पिचकाने लगा। वो निहायत खुश नजर आ रही थी। मेरी बीवी और बेटी हैरान होकर कहने लगी कि कोई चोर इतना नेक कैसे हो सकता है कि पहले इसे चोरी करे और फिर बाद में खुद ही छोड़कर चला जाए। ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। वो वजह सिर्फ मैं जानता था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ख़ास थी और ये अगर इस दुनिया की होती तो शायद वो इससे फ़ायदा भी उठा लेता। लेकिन वो जिन्नात के सरदार ने मुझे तोहफे के तौर पर दी थी। अब मैं बहुत खुश हो रहा था। फिर उस रात मैं इसके लिए चारा लेकर आ रहा था जब मुझे एक दरख्त के नीचे आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। मैं इसकी नज़रों से घबरा गया। अचानक ही वो मेरे सामने आया और कहने लगा, मैं ही वो चोर हूँ जिसने आपकी गाय चोरी की थी। मैं इसे पहचान गया था। वो तो इसी शहर का रहने वाला एक जुआरी आदमी था। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसने मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहने लगा, दरअसल मैं आपकी मोटी ताज़ी गाय बेचकर चंद पैसे कमाना चाहता था। लेकिन जब इसे खोल कर मैं लेकर गया तो अचानक इस रात 4 खौफनाक आदमी मेरे सामने आए। मैंने आज तक ऐसे इंसान नहीं देखे थे। मैं इन्हें देखकर खौफ से कांपने लगा। तो वो कहने लगे, आइंदा अगर इस गाय की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह इसे उठाकर लाई हो ऐसे ही इसे वापस छोड़ कर आओ। अब मैं इनसे बहुत ज़्यादा घबरा गया था, इसलिए मैंने इसी रात गाय तुम्हारे घर की दहलीज पर छोड़ दी। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर इस गाय के पीछे क्या राज छुपा है। ये बात मुझे काफ़ी दिन से परेशान कर रही है। तभी मैंने इसकी आंखों में झांका और मजबूत लहजे में कहने लगा, क्योंकि वो जिन्नात का दिया हुआ तोहफा है। ये तुम्हारे सामने आदमी आए हैं ताए थे जी, वो गरीब इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। ये कहकर तो इस चोर के होश उड़ गए थे। वो उल्टे कदमों वहां से भागा। ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी वो जिन्नात इसका
پیچھا کر رہی ہوں۔ میں دیکھتے بے اختیار ہنسا، مسکرا دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس طرح انہوں نے مجھے یہ تحفے کے طور پر دی ہے، اسی طرح وہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج میں اپنی گائے کو حکیم کے پاس لے کر جا رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حاملہ ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اب پھل ملنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جیسے ہی میں اسے حکیم کے پاس لے کر گیا، اسے نے نہ دیکھتے ہی کہہ دیا کہ تمہاری گائے تو حاملہ ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اب یہ مکمل طور پر جوان ہو چکی تھی۔ پھر جب 3 مہینے بعد ہی اس نے 2 خوبصورت گائے کے بچے کو جنم دیا تو جیسے میری قسمت ہی بدل گئی۔ آنے والے 2 سال میرے لیے بہت ہی خوبصورت ثابت ہوئے تھے، جب میرا باڑا گائے سے بھر چکا تھا۔ اس میں بچڑے بھی تھے اور گائے بھی۔ دن بدن میرے کاروبار میں خوب اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے گائے خریدنا چاہتا تھا، چاہے وہ بچہ ہی ہوتا۔ میں بھی انہیں بیچ کر خوب پیسے کما رہا تھا۔ اب بیٹی کی شادی کی تیاری کی میں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب میں نے اپنی بیٹی کا شاندار جہیز میں بنایا تو سب لوگ دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ خاندان والے جو کہتے تھے کہ یہ تو برباد ہو گیا، اب تو اس کا خاندان کبھی آباد نہ ہوگا، اس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ لیکن وہی لوگ اب مجھ سے ملنے کو ترسنے لگے تھے۔ میں ایک بہت بڑا ویوپاری بن چکا تھا۔ جانوروں کی لین دین کرنا اور ان کی اچھی قیمت لگانا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا، صرف ایک جنات کی گائے کی وجہ سے۔ اور اس گائے کا راز میں نے آج تک کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، جو ہر 3 مہینے بعد 2 بچے جنم دیتی تھی۔ بیٹی کی تو شادی ہو چکی تھی، بیٹے کو بھی میں نے اپنے کاروبار میں شامل کر دیا تھا۔ جو ہم دونوں باپ بیٹے مل کر خوب نام کما رہے تھے۔ سب مجھے رحمان قصائی کے نام سے جانتے تھے۔ اب پورے شہر میں میری واہ واہ تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت ایک دم سے کیسے بدل سکتی ہے۔ اب میری بیوی کہنے لگی، ہم اپنے گھر میں بہو لے آتے ہیں، اس طرح ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ کل کو اگر ہمارے ہاں پوتے نے جنم دیا تو دیکھو ہمارا خاندان کتنا بڑا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں بھی خوش ہو گیا تھا۔ جو میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں دیکھنے لگا۔ میری بیوی اچھی سے اچھی لڑکی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن میں اپنے بارے میں بیٹھا تھا جب میرے پاس ایک آدمی آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو، میری اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے چند پیسے چاہیے۔ میں کہنے لگا تمہاری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں، اس کے سسرال والے بہت لالچی ہیں، بنا لالچ کے وہ بیٹی کو لے کر جانے کو تیار نہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں کہنے لگا ایسے لالچی لوگوں میں اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس سے برباد نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے دل کے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، اس لیے میری بھی مدد کریں۔ اب میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں توڑ سکتا، ورنہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو میں کہنے لگا تم رشتہ توڑ دو، کیونکہ میں بھی اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہا ہوں، تمہاری بیٹی کو شادی کر کے لے کر آ جاؤں گا۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ کہنے لگا میری بیٹی کی ایسی قسمت کی، اتنا بڑا کاروباری آدمی، اتنا امیر خاندان میری بیٹی کے نصیب میں ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا اب یقین کر لو، تمہاری بیٹی رخصت ہو کر ہمارے گھر ہی آئے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی چلا گیا تھا۔ دوسرے ہی دن میں اس کا رشتہ مانگنے چلا گیا۔ میں نے دیکھا لڑکی بہت خوبصورت تھی، لیکن ان کا گھر ٹوٹا تھا، وہ لوگ انتہائی غریب لگ رہے تھے۔ پھر میری بیوی کہنے لگی کیسے لوگوں میں تم نے رشتہ کر لیا، دیکھو یہ ہمارے برابر کے نہیں ہے۔ تو میں اسے کہنے لگا اپنا وقت مت بھولنا، میں بھی پہلے ایسے ہی غریب تھے، لیکن وقت نے کروٹ بدلی اور ہمارے حالات اچھے ہو گئے، اس لیے ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ یہ سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی تھی۔ جو 2 مہینے بعد ہی وہ لڑکی رخصت ہو کر ہمارے گھر آتی، میں خوشی محسوس کر رہا تھا کہ میں نے ایک غریب لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ لیکن جیسے ہی شادی کی رات وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئی، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا کہنے لگا یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، یہ لڑکی بیمار ہے۔ میں کہنے لگا نہیں، اگر یہ لڑکی بیمار نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی واقعی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب میری بیوی کہنے لگی تم نے ہمارے بیٹے کی زندگی خراب کر دی، ایک بیمار لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہو۔ دوسرے دن اسے ہوش آیا تو میں کہنے لگا بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، رات کو تم کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ وہ سب جھکا کر کہنے لگی میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، دراصل بچپن سے ہی مجھ پر جنات کا سایہ ہے، ایک جنزاد مجھ پر عاشق ہے، وہ نہیں چاہتا تھا تو میری شادی ہو، لیکن دیکھیں میری شادی ہوتے ہی اس کا اثر مجھ پر آنا شروع ہو گیا۔ اسے مجھے بچپن سے ہی پریشان کر رکھا ہے، مجھے معاف کر دے۔ میرے
माँ बाप ने आपसे ये सब कुछ छुपाया। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। तब भी मेरी बीवी कहने लगी, इसे इसके बाप के घर भेज दो, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा बेटा कहने लगा, हैरत की बात है, मुझे लगता है कि ये झूठी कहानी सुना रही है, आजकल के दौर में ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं इन दोनों से कहने लगा, इसका भी इलाज मुमकिन है, तुम दोनों फिक्र ना करो, मैं इसे एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ पर इसका इलाज हो जाएगा। फिर उस रात मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने अपनी बीवी को भी साथ ले लिया था। वो हैरान परेशान थी, कहने लगी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो मैं कहने लगा, तुम्हारा इलाज करवाने। वो कुछ परेशान सी लग रही थी, इसकी आंखें एकदम ही लाल हो गई। वो हमारे साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब मेरी बीवी ने इस पर गुस्सा किया तो वो जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन रास्ते में इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे इसे पहले से ही पता चल गया हो। लेकिन मैं इसे एक खास जगह पर लेकर जा रहा था। मेरी बीवी कहने लगी, जी हमें तुम कैसे जंगल में ले आए हो? देखो तुम क्या हम दोनों को मारना चाहते हो? मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, घबराओ मत, ये एक जंगल नहीं बल्कि ये एक खास जगह है जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर मैंने इनका डर ख़त्म करने के लिए कहा कि तुम्हारा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पर एक अलग दुनिया आबाद है जो जिन्नात की दुनिया है। ये सुनकर इन दोनों के होश उड़ गए थे। लेकिन जैसे ही मैं इस सरदार के घर में लेकर आया तो वहाँ पर हजूम देखकर वो दोनों सख्त मतवश हो गई थी। लेकिन यहाँ सब बहुत अजीब व गरीब लग रहे थे। फिर मैं सरदार से कहने लगा कि ये मेरी बहू है, आपकी बस्ती के एक जिनजात ने इसे परेशान कर रखा है, आप मेरी मदद करें और इस जिनजात से इसकी जान छुड़वा दें। ये सुनकर वो हैरान होकर कहने लगा, इतनी जुर्रत किसने कि हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हमारी बस्ती का कोई भी किसी इंसानी लड़की को तंग करे। थोड़ी ही देर में वो जिनजात इन दोनों के सामने हाजिर हो गया था। फिर वो कहने लगा कि ये लड़की मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगती थी। जब ये इस दरख्त के नीचे खेलती थी तो मैं इसे देखकर खुश होता था। धीरे धीरे उसने मुझे अपनी आदत डाल दी। अब मैं इसे देखे बिना नहीं रह पाता। लेकिन मैंने इसे धमकी दी कि अगर उसने शादी की तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मैं क्या जानता था कि इस आदमी के ताल्लुकात जिन्नात के साथ होंगे। आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके सामने कभी भी ना आऊँगा। सरदार कहने लगा कि अगर तुमने दोबारा इसके साथ कोई ऐसी हरकत की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें कैद खाने में कैद करवा दूंगा, फिर तुम वहाँ से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकोगे। ये सुनकर जिनजात ने वादा कर लिया था। मेरी बहू भी हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है, इसे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रास्ते में वो मुझे कहने लगी, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई खौफनाक ख्वाब देख रही हूँ। मैं इसे कहने लगा, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। दरअसल मैंने एक ऐसी राज की बात छुपाई है जो मेरे अलावा किसी को भी नहीं मालूम। मैं बहुत सालों से पहले इस जिन्नात की बस्ती में आया था, तो इस सरदार ने मुझे खुश होकर एक जिन्नात की गाय तोहफे में दी थी और उसने ही मेरी किस्मत बदली। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, हालांकि अपनी बीवी को भी नहीं। ये सुनकर मेरी बीवी हैरान रह गई थी, कहने लगी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, आज तक कितनी बड़ी बात हमसे छुपाते आए हो। हालांकि ये बात बड़ी अजीब लग रही है। मैं कहने लगा, हाँ ये तो है अजीब, लेकिन हकीकत यही है। इस दिन जो गाय हम मुझे रास्ते में मिली थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की दुनिया से आई हुई थी। मैंने इसका ख्याल रखा, इसलिए इस सरदार ने खुश होकर मुझे वो गाय तोहफे में दी थी जो आज तक मेरे बाड़े में मौजूद है। और मैं एक कसाई से एक व्यापारी बन गया। लोग दूर दूर से मेरी जानवर खरीदने आते हैं। इसी वजह से मेरे हालात इस कदर बदले और मैं पूरे शहर में मशहूर हो गया। फिर मैंने इन दोनों से वादा कर लिया था कि वो ये राज किसी को भी ना बताएं। उन्होंने मुझसे वादा कर लिया था। अब मेरा घर बहुत खुशहाल हो गया था। शुरू में मैं सोचता कि वो कसाई जिसके पास एक मुर्गी तक ना होती थी ज़िबा करने के लिए, आज जो अपने कारोबार को बिल्कुल बंद कर चुका था, अचानक ही कैसे शहर का सबसे बड़ा रईस आदमी बन गया। शायद ये कहानी बड़ी ही अजीब थी, लेकिन हकीकत यही थी कि इस जिन्नात की गाय ने मेरी किस्मत बदल दी थी, जिसे मैंने बीच रास्ते में एक सुनसान रास्ते पर पाया था और इसे अपने साथ लेकर घर आ गया था। लेकिन इस दरवेश को मैं कैसे भूल सकता था, जिसने ऐन वक्त पर मुझे बता दिया था कि यह गाय हामिला है, वरना तो शायद मैं इसे ज़िबा करके इसका गोश्त भी लोगों में तकसीम कर देता। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो मैंने ऐसा ना किया, तभी तो वो जिन्नात का सरदार मुझसे खुश हुआ था।
हाँ तो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और जाने से पहले आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।